डिमांड का डेफिनेशन अभी हम लिखे आप लोग के लिए। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच द कंज्यूमर वांट्स टू बाय एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब कि जो कोई भी जैसे कमोडिटी ले रहे हैं उसका कंज्यूमर कितना चीज़ खरीदना चाहता है और किस दाम पे खरीदना चाहता है और कुछ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत बढ़िया, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या पता ये टाइम चेंज हो। जैसे अगर आपको एग्जांपल दे, अगर हमको रेनकोट खरीदना है तो रेनकोट हम क्या नॉर्मल डेज में खरीदेंगे? ये कब खरीदेंगे? जब बारिश होगा तब, मानसून में। तो इसीलिए एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हम लोग है ना डिटर्मिनेंट्स देखे थे कुछ कुछ डिटर्मिनेंट्स। साइन नहीं करना है उसमें, सिर्फ नाम लिखना है। बहुत लोग साइन कर दिए थे बस पहले क्लास में। चलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है आपका? इसको हम फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट्स देखें, एक सेकंड आएंगे, अभी आएंगे ना सब लोग, सबका कितने लोग हैं? ये नंबर लिख लेते हैं। यही लोग हैं, 3 लड़के थे और भी 3 लड़के। सब लोग हैं, देख लीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, जैसे एक हो जाएगा आपका प्राइस, फिर दूसरा आ जाएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये सब सारा फीचर्स पढ़े होंगे आप लोग, बस याद नहीं होगा वो अलग बात है। सर सब भूल गए सर, फिर से चलिए बस पढ़ के निकल गए। अब फिर आप सीए ज्वाइन कर लिया, पढ़ाइए आप, कोई नहीं पढ़ा रहे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सब याद आएगा। अभी सबके एग्जाम्पल देंगे तो क्या पता अब अपना 2 बार नाम लिख लिए तो। इनकम ऑफ द कंज्यूमर या हाउस होल्ड, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी जो पढ़ चुके हैं आप लोग बताइए। आप लोग बताइए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हाँ ठीक है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या हो गया? इनकम, और बताइए। नेशनल इनकम, इंटरेस्ट रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स। फिर है आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन और कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मेरा डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग ये पढ़े थे यहाँ पे कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम का मतलब एक लाइन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब रुक जाइए, ठंड रखिए ठंड रखिए। ये लोग 2 लोग हैं, हम ये लोग दोनों से पूछ रहे हैं, 2 मिनट, ये रिकैप करवा रहे हैं हम। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसका मतलब, इसका बस मतलब बताइए। हम इसे नहीं पूछ रहे कोई टर्म वगैरह, एक टर्म ये लोग को बताया है वो टर्म भी बताएंगे, लेकिन मेरे को इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है? दूसरा जो भी है वो सारा सेम है और एक ही चीज़ वैसे चेंज। बहुत ही बढ़िया, समझ में आया आपको? जैसे अगर हम प्राइस ऑफ कमोडिटी का बात कर रहे हैं तो ये सारा जो भी डिटर्मिनेंट्स है ये सेम रहेगा, पूरा 10 का 10 सेम रहेगा।
अगर हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बता रहे हैं तो इवन प्राइस भी मेरा सेम रहेगा और सिर्फ ये चेंज करेगा, ये इफेक्ट करेगा। तो इसका ये पॉइंट का मतलब ये, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। आप जिसके पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, जैसे हम प्राइस ऑफ कमोडिटी में यहाँ पे लिख दिया, एक सेकेंड, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी में अगर हम लिख दिए अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसका मतलब ये हो जाएगा कि बाकी सारे फैक्टर्स इनवैलिड हो जाएंगे। मतलब हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि सभी कुछ सेम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी सेम है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी सेम है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन भी सेम है, आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज नहीं हो रहा है, एज डिस्ट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट है, सब एक एज ग्रुप के लोग हैं, इंटरेस्ट रेट्स मतलब नॉमिनल रेट्स में सबको लोन मिल रहा है और लोग ले रहे हैं, अवेल कर रहे हैं लोन, तो ये सारा फैक्टर्स सब सेम हो जाए। तो द क्वांटिटी demanded of a commodity changes with change in the price of a commodity. At a given period of time. ये है मेरा प्राइस ऑफ द कमोडिटी का रिलेशन, ठीक है। इसमें क्या है, बाकी सारे फैक्टर सेम हो गए, ठीक है, बस आपका क्या है, सिर्फ डिमांड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो इसका एक रिलेशन डिराइव होता है। आपको पता है, अगर मेरा प्राइस बढ़ेगा बाकी सारे चुप रहेंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब रॉकेट ना बने, अपनी शक्तियों का गलत प्रदर्शन ना करें, ठीक है, बाकी लोगों को बोलने दें। अगर प्राइस मेरा इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर प्राइस मेरा घट रहा है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। तो बताइए क्या होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस घटेगा, बहुत बढ़िया। तो ये कौन सा रिलेशन डिराइव हो रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है ये बन रहा है मेरा इन्वर्स रिलेशन। समझ में आया आपको मैम, समझ में आएगा? तो इसका एक डायग्राम हम लोग देखते हैं। आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन मेरे पास है, हम पहले ही बना के हम कर सकते हैं। तो अगर ये हम एक यूनिट मानते हैं, जैसे दिस इज़ मेरा प्राइस ऑफ कमोडिटी, और ये है डिमांड, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सब थोड़ा बहुत मैथ्स तो पता ही होगा आप लोग को। जैसे अगर हम यहाँ पे यूनिट्स डालें, प्राइस 10 है तो यहाँ पे यूनिट्स 10 है। अगर हम प्राइस 12 रुपया कर रहे हैं तो डिमांड क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? प्राइस बढ़ा है मेरा तो डिमांड क्या होगा, आप बताइए। डिमांड मेरा घटेगा, जैसे अगर ये 12 हो गया तो ये 8 होगा। और अगर मेरा डिमांड मतलब मेरा प्राइस अगर घट गया तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ ये मेरा डिमांड ग्राफ है, और इसी को हम इन्वर्स रिलेशन बोलेंगे। दिस इज़ एन इन्वर्स रिलेशन वेयर प्राइस इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू डिमांड। अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा होता है तो डिमांड मेरा क्या होगा, घटेगा। अगर मेरा प्राइस घटेगा तो मेरा डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। ये है मेरा प्राइस, ये मेरा प्राइस का फैक्टर था। अब दूसरा फैक्टर है, ये थोड़ा आपको पता है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे क्योंकि हम रिकैप करवा रहे हैं, समरी करवा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आप लोग भी देख लीजिए, थोड़ा बात फ़ोन वोन मत चलाइए, रिवीजन हो जाएगा आप लोग के लिए। फिर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे वो वाला, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल वाला, तो फिर आप लोग बस सर ऐसे, सर ऐसे, ठीक है। देख लीजिए, रिवीजन करवा रहे हैं हम। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़ क्या क्या आता है,
कोई नहीं, बोल सकते हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़े हैं आप लोग दोनों? ये इसके बारे में सुने हैं इसके बारे में? सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जैसे टी कॉफी हो गया, बहुत बढ़िया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर इसको लिखूं कंपलसरी गुड्स यूज करना, क्या कंपलसरी गुड्स? मतलब इसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। हाँ, तो एग्जाम्पल जैसे टी। इसका जो टी एंड हाँ, बहुत बढ़िया, तो एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल सही बोले, बहुत ही बढ़िया। कार एंड पेट्रोल, ये पेयर में आएगा। ठीक है, तो ये है मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो मेरे को रिलेशन बताइए इन दोनों का। सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन क्या होगा? जैसे टी का दाम अगर बढ़ जाएगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, तो उससे रिलेशन क्या डिराइव होगा? तो पॉजिटिव रिलेशन होगा। क्या? पॉजिटिव रिलेशन होगा। डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। बहुत ही बढ़िया। और इसका? इसमें इन्वर्स हो जाएगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो बहुत ही बढ़िया, कार का डिमांड बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम बना के दिखाएं आपको, ये देखिए, अगर मेरा ये कॉमन फैक्टर है, ये हम 10-10 लिख रहे हैं यहाँ पे, ये प्राइस और ये डिमांड। तो अज्यूम कीजिए अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो प्राइस, एक सेकेंड, यहाँ पे हम, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे प्राइस ऑफ टी और डिमांड फॉर कॉफ़ी। ठीक है, अगर मेरा प्राइस ऑफ टी बढ़ रहा है तो मेरा डिमांड ऑफ कॉफ़ी क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? प्राइस ऑफ टी अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ रहा है, प्राइस ऑफ टी बढ़ गया मेरा, तो कॉफी की तरफ जाएंगे, बढ़ेगा डिमांड। बहुत बढ़िया, तो डिमांड मेरा बढ़ेगा। अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी, प्राइस ऑफ टी बढ़ा तो डिमांड फॉर कॉफ़ी बढ़ेगा। और अगर मेरा प्राइस ऑफ टी कमा तो डिमांड क्या होगा? डिमांड फॉर कॉफी कम हो जाएगा। डिमांड फॉर कॉफ़ी कम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो ये होता है मेरा डायरेक्ट रिलेशन, जहाँ पे ये अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, और ये हर एक पॉइंट को मैच करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत हो गया है, लेकिन ये पूरा पॉइंट को मैच करेगा। ठीक है, दिस इज़ मेरा डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ पे P इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिमांड। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे एक डायग्राम अगर बनाए तो, यहाँ पे प्राइस ऑफ कार, सॉरी प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये फैन बंद कर दीजिए ना, अच्छा ऑफ हो गया ना, पढ़िए। डिमांड फॉर कार, अगर यहाँ पे हम बोले ये सेम यूनिट कंसिडर करते हैं 10-10, अगर मेरा प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गया तो डिमांड ऑफ कार क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? प्राइस ऑफ सोच पेट्रोल लीजिए। बढ़ेगा तो कार का डिमांड कम हो जाएगा। सोचिए, आप सोचिए, आप बोले बढ़ जाएगा, चलिए ठीक है, तो फिर रिलेशन कैसे इन्वर्स होगा? ये कमेगा, घट जाएगा, तभी ना ये इन्वर्स रिलेशन बनेगा। यहाँ पे 12 और 8, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जिनको इन्वर्स और डायरेक्ट में बहुत दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। मेरे को पूरा एक क्लास लग गया इन्वर्स और डायरेक्ट समझाने में। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर मेरा ये प्राइस ऑफ पेट्रोल घटेगा तो डिमांड फॉर कार क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है मेरा इन्वर्स रिलेशन। यहाँ पे प्राइस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू डिमांड। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। आप देखते हैं तीसरा फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर या हाउस होल्ड बोल देते हैं।
हाउस होल्ड। तो इसके बेसिस में हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप का गुड्स। बताइए आप सभी लोग। चलिए ठीक है, नॉर्मल, इन्फीरियर, क्या, चलिए ठीक है, एसेंशियल प्रोडक्ट। इसका हम एक और नाम भी दिए थे, इनएक्सपेंसिव आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज़। बहुत ही बढ़िया, आधा आधा बोलिए आप लोग, इनएक्सपेंसिव आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज़। ठीक है, चलिए ये बेस्ड ऑन इनकम है। जो 3 क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे, ठीक है, गुड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग 3 टाइप में किए थे। एक है नॉर्मल गुड्स, एक है इन्फीरियर गुड्स, और इनएक्सपेंसिव आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज़ है एसेंशियल गुड्स। ठीक है, तो इसका पहले मेरे को एग्जांपल दीजिए, बताइए आप लोग। बहुत ही बढ़िया, चलिए जो हम एग्जांपल दिए थे एटलीस्ट किसी को तो याद है, बाकी सब तो सर हमको याद ही नहीं। टोन मिल्क, इसका सॉल्ट, बहुत ही बढ़िया, ये एग्जांपल्स हैं। ये इसीलिए हम इसका एग्जांपल देते हैं क्योंकि आप मान के चलिए आप लोग एक रैशनल कंज्यूमर है या हाउस होल्ड है, आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग वर्क कीजिएगा, सैलरी अर्न कीजिएगा, पैसा कमाइएगा आप लोग। तो विथ एवरी इंक्रीज इन इनकम, जैसे आप लोग सीए बन गए, कल सीए बन गए, आपकी पैकेज लग गई 10 LPA की। ठीक है, इससे आप अभी क्या कर रहे हैं, अभी आप सिंपल एक प्लेन सा टोन्ड मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं। बोले सर अभी क्या बोलते हैं, अभी इतना पैकेज नहीं है, 10 LPA ही है, मुंबई जैसा सिटी में रहना है तो बाकी सारा खाना पीना का सब बेयर करना है हम लोग को, तो इसीलिए 10 LPA बहुत कम हो जाता है, तो इसीलिए हम अभी थोड़ा सा लो क्वालिटी मिल्क कंज्यूम करेंगे। लेकिन जैसे ये आपका 20 LPA हो गया, और ये भी क्या है ना, क्वांटिटी भी कम था, तो जैसे आपका 20 LPA हो गया, अब बोलेगा सर अब हम थोड़ा क्वांटिटी अपना बढ़ा लेंगे मिल्क का, तो अब थोड़ा सा मेरे को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, अब जाके हम जिम वगैरह जा रहे हैं तो प्रोटीन वगैरह ज़्यादा चाहिए हमको। ठीक है, अब फिर ये 20 से 30 हो गया, अब बोले ना सर ये तो अब बहुत ज़्यादा हो गया मेरा इनकम, अब थोड़ा सा हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे क्रीम मिल्क। इसका क्वांटिटी भले कम होगा, जैसे अगर हम बोले आपका क्रीम मिल्क का प्राइस है समवेयर अराउंड 50 रुपीज़ पर हाफ लीटर का 50 रुपये है, और इसका है शायद 38 या 40 ऐसे ही है। ठीक है, तो अज्यूम कीजिए जैसे आपका 30 LPA हुआ, बोले नहीं हम जिम तो जा रहे हैं, हम ज़्यादा मिल्क भी कंज्यूम करें, लेकिन अब हम अच्छा क्वालिटी का मिल्क लेंगे, क्रीम मिल्क लेंगे। ठीक है, तो उसका क्वांटिटी अभी थोड़ा सा कम रहेगा, कम क्वांटिटी लीजिएगा ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप लोग, फिर जैसे ये बढ़ा क्वांटिटी बढ़ाइएगा। अब ये मत बोलिएगा सर जैसे अभी प्लेन मिल्क आता है, अब हम सोना का क्या बोलते हैं दूध पियेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, नॉर्मली मिल्क मिलेगा आपको। चलिए, तो इवन इफ आपका इनकम बढ़ते जाएगा तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो नॉर्मल गुड्स है वो बढ़ते जाता है, उसका डिमांड बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इट शोज नॉर्मल गुड्स का जो रिलेशन बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा, जनता बाकी जनता, बोलिए इनवर्स। बहुत ही बढ़िया, देखे बोले ना, अभी भी इनको डायरेक्ट और इनवर्स में कंफ्यूजन है, इतना पूरा एक क्लास वेस्ट करने के बाद। डायरेक्ट रिलेशन बनेगा यहाँ पे, और इंफीरियर गुड्स का बहुत बढ़िया, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर वो एक स्टैग्नेंट होगा। मतलब इसमें 3 सिचुएशन अराइज होता है, एक स्टैग्नेंट होगा, इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं, उसके बाद फिर इन्वर्स होगा, मतलब फॉल होना शुरू होगा। और इसका क्या होता है, एसेंशियल वाला थोड़ा सा बढ़ेगा पहले, उसके बाद फिर रुक जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा। कि अगर आप एग्जाम्पल लीजिए ना, क्या, चलिए ठीक है कांस्टेंट लिख दिया बस, कुछ स्टैग्नेंट या कांस्टेंट, स्टैग्नेंट का मतलब ही कांस्टेंट होता है, रुक जाना। ठीक है, सॉल्ट, तो सॉल्ट का एग्जाम्पल लीजिए, पहले आपके पास, अभी आप लोग के पास कोई इनकम ही नहीं है, आप लोग अर्न ही नहीं कर रहे, मतलब अज्यूमिंग कि आप लोग अकेले रह रहे हैं तो सारा घर से पैसा आ रहा है आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग लिमिटेड में सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं, लिमिटेड में सॉल्ट कंज्यूम कर रहे हैं। बोल रहे सर अभी तो हम लोग के पास सिर्फ पॉकेट मनी आ रहा है 5,000 रुपया महीना, उसमें हम क्या ही देखें, उसमें हम अपना कॉलेज का स्टेशनरीज खरीदे,
फिर अपना कपड़ा देखें, फिर अपना घूमें, ये सब करें। तो इसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा अपना जो खाना है वो हम थोड़ा सॉल्ट कम डालेंगे। लेकिन फिर आप सपोज़ कीजिए आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप लोग के टर्म्स में इंटर्नशिप नहीं होगा, आप लोग के टर्म्स में आर्टिकलशिप होगा। आर्टिकलशिप सुने हैं ना? आर्टिकलशिप कीजिएगा आप लोग सीए इंटर क्लियर करने के बाद, बोलिएगा हमारा 2 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या छोड़िए, अभी एक्सपीरियंस कीजिएगा उसके बाद मेरे पास आइएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा उसके बाद मेरे पास आइएगा, ठीक है? चलिए, तो आर्टिकलशिप जब कीजिएगा तो इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है? जो आर्टिकलशिप जब करते हैं, जो इंटर्नशिप करते हैं, उसमें स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी उसको नहीं बोलते हैं, स्टाइपेंड मिलता है उसमें। क्या क्या नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। स्टाइपेंड अगर आप लोग गोल्डमैन सैक्स में जाइए, 50K का स्टाइपेंड है, 50 से 80K का स्टाइपेंड मिलता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, जाइए आप। लेकिन उसमें क्या बोलता है, उसमें सीए इंटर में आप लोगों को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना होगा। अगर रैंक नहीं भी आया तो चलेगा, लेकिन सब में 50 ऊपर होना चाहिए, सारे पेपर्स में 50 अबव, और रैंक आ गया तो सोने पे सुहागा। आपको KPMG भी बुलाएगा, डिलॉयट भी बुलाएगा, EY भी बुलाएगा, सब बुलाएगा, लेकिन स्टाइपेंड इतना मिलेगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं है, ये थोड़ी है ये पॉकेट, यहाँ पे इतना लोग का इनकम नहीं होता, ये मिलता है लोगों को। चलिए, तो ये जब आप जाइएगा तो आपको सपोज आप आर्टिकलशिप करते करते आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी हो गया सेलेक्ट, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी चले गए, आपको ये स्टाइपेंड मिल रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? सर अब तो हम अच्छा क्वालिटी का सॉल्ट लेंगे, एकदम जो सबसे नेचुरल, सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक वाला, जो 1000 रुपया किलो है, 1000 रुपया किलो सॉल्ट हम वही कंज्यूम करेंगे, हो गया मेरा मतलब। हम जिम भी जा रहे हैं, अब एकदम अच्छा हमको हेल्थ कॉन्शियस रहना है, तो हम 1000 रुपया लेंगे। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका विथ इंक्रीज इन, मतलब जो है आपका इनकम, ये इनकम है, ठीक है, और ये डिमांड है। अभी बाकी दोनों का भी दिखा रहा है, ये जस्ट एज अ रफ है। विथ इंक्रीज इन इनकम आपका डिमांड बढ़ता है, लेकिन कब तक? एक पॉइंट पे आके आप अगर कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे सपोज अभी मान के चलिए हाफ केजी, ठीक है, हाफ केजी सॉल्ट एक महीने में कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है अगर आपका सैलरी 10 लाख हो गया तो आप क्या बोलते हैं 10 केजी सॉल्ट कंज्यूम कीजिएगा महीने में, लेकिन उतना ही कीजिएगा। थोड़ा चलो ठीक है, हाफ केजी क्या होगा, 1 केजी होगा, उससे ज़्यादा 1.5 केजी होगा, भैया मैक्स टू मैक्स 2 केजी होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपको प्रेशर का प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर ब्लड प्रेशर हो जाएगा फिर आपको ज़्यादा, ठीक है, ब्लड प्रेशर फिर हाई हो जाएगा फिर आपका। तो मेरा ये बोलना था, तो यहाँ पे आके ये जो पॉइंट है ये स्टैग्नेट हो जाएगा, उसके बाद ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो जैसे अगर हम तीनों का डायग्राम देखें, तो सर तीनों का डायग्राम दिखाइए, तीनों का डायग्राम देखते हैं। ये है इनकम ऑफ द हाउस होल्ड और डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। बताइए नॉर्मल जनता क्या होगा इसका? डायरेक्ट रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन क्या होगा? अगर सपोज मेरा ये इनकम 100 रुपया है, बहुत ही बढ़िया, तो हम इसका क्या करेंगे? अगर मेरा इनकम 120 हो गया, बहुत ही डिमांड बढ़ा देंगे। अगर ये 120 हो गया तो ये भी 120 हो गया। अगर इसको हम कम कर दिए, इनकम कम हो गया मेरा, मतलब ये रिड्यूस वाला सिचुएशन तभी आता है जब, बताइए कब होगा रिड्यूस? तो क्यों कम होगा इनकम? अब सपोज कीजिए आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई कंपनी क्यों आपका सैलरी रिड्यूस करेगा? बहुत ही बढ़िया, एक तो वर्ड है रिसेशन, चलिए ठीक है, और कुछ, और कोई वर्ड? ये पढ़ा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, सुने? कम से कम सुने भी हैं, सुने? क्या होता है बताइए आप लोग, जो लोग सुने हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है, ये हम नेशन वाइड इमरजेंसी बोल रहे हैं, ये ग्लोबल, ये मतलब पूरे इंडिया लेवल पे, ये इंडिविजुअल वो तो रिसेशन था अलग, वो रिसेशन था, वो उसमें कंप्लीट ग्रोथ का हैम्पर हुआ था। जैसे क्या होता है ना, 3 टाइप का इमरजेंसीज होता है
इंडिया में भी 3 टाइप का इमरजेंसीज होता है। एक है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी, और एक इंटरनल एग्रेशन बोलते हैं इसको, इंटरनल एग्रेशन। ये भी एक टाइप का इमरजेंसी ही होता है। नेशनल इमरजेंसी मतलब कि अगर आपका आपका कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री के साथ वॉर में है, ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़े होंगे हम, थोड़ा बहुत हिस्ट्री से भी रिलेट करते हैं। हिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत, किसी का हिस्ट्री अच्छा है अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो वॉर कब हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, पता है? 3 वॉर हुआ था। 1999, अच्छा, कारगिल वाला, हाँ ठीक है। 1960, 1960, 68, 1961, 1962 में चाइना के साथ हुआ था, 1965 और 1967, ठीक है। ये चाइना के साथ हुआ था 1962 में। तो जो चाइना के साथ हुआ था, तो चाइना के साथ हम हार गए थे, लेकिन 1961, 1965, 1967 ये पाकिस्तान के साथ हुआ था जिसमें हम लोग जीते थे। तो ये ड्यूरेशन, ये देखिए 10 साल में 4 वॉर किसी कंट्री को तोड़ के रख सकता है, तोड़ के रख सकता है अच्छे से। इवन यूएस का अगर इकॉनमी है, ये 10 साल में अगर 4 वॉर उसके साथ हो जाए, कंट्री ख़त्म। लेकिन फिर भी इंडिया थोड़ा बहुत था ठीक। पता है किसके रेफरेंस में वॉर हुआ था, मतलब कौन थी पीएम हम लोगों की? बताइए, हम नाम भी दे दिए, बताइए। थी बोल दिए, मतलब आप लोगों को समझ जाना चाहिए। हम था भी नहीं बोले, हम थी बोले। अब इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी मैडम, तो इनके में ये हुआ था। तो ये जो 3 साल का था 1965 से 67 में नेशनल इमरजेंसी वो हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट कोई भी फंक्शन नहीं था कंट्री का, क्योंकि बोला जाता है क्योंकि वॉर का सिचुएशन था इन कंट्री में। तो जो भी अगर नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन अराइज होता है, तो उसमें सभी चीज़ों का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि वो कंट्री इंपोर्ट कर ही नहीं सकता। जैसे अगर हम बोले आपको क्रूड ऑयल, पता है अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है लार्ज बेसिस में, क्योंकि अपना जो मार्केट है, क्रूड ऑयल पता है क्या होता है पहले? क्या? जिससे पेट्रोलियम सारा चीज़ एक्स्ट्रा। पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, केरोसिन, बहुत बढ़िया। तो ये सारे ऑयल्स, तो क्रूड ऑयल भी क्या बोलते हैं, एक टाइप का इंपोर्ट है हमारा, ठीक है। अगर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो जाता है तो क्रूड ऑयल पे रोक हो जाएगा, क्योंकि कंट्री के पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये है कि आपका सामान सारा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिस्कल लॉस कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट और कंपनीज क्या करती हैं, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी रिड्यूस कर देती है। हम यहाँ पे इसीलिए आपको ये समझाने के लिए हमको इतना कुछ बताना पड़ा आपको। तो अब मान के चलिए अगर जो फिस्कल लॉस होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट और कोई भी बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी रिड्यूस कर देगी, सैलरी रिड्यूस कर देगी। और आप क्यों कम सैलरी पे काम करोगे? आप तो फिर स्विच करके जा सकते हो, वो तो सर हो गया मेरा, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है बहुत पूरे कंट्री में, लेकिन क्या क्या कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप तभी काम करोगे, आप बोलोगे कि सर हमें स्टेबिलिटी चाहिए, हमारा ये जॉब बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव है, हमको पता है ये वाला काम हम इतना कर लिए कि हम स्पेशलाइज हो गए, लेकिन जब ये फाइनेंशियल इमरजेंसी ख़त्म होगा तो फिर हम स्विच करेंगे, तो मेरा सैलरी का ग्रोथ 200 से 300% होगा, इसीलिए हम नहीं छोड़ रहे इसको। एक ये भी क्राइटेरिया होता है कभी कभी, ठीक है। तो तभी आपका ये वाला चीज़ है ना, तभी आपका सैलरी मतलब तभी आपका इनकम रिड्यूस होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि आपका इनकम कब मतलब रिड्यूस कब हो सकता है, तो रीज़न्स आपको देने पड़ेंगे। तो रीज़न जैसे पूछ दिया फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, और भी 4-5 ऑप्शन दे दिया, तो आप कौन सा टिक कीजिएगा? नहीं समझ में आया किसी को? इतना समझाया मतलब सिर्फ एक जन आंसर दे रही है मतलब। चलिए
तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल गुड्स का। नॉर्मल गुड्स का केस देखिए ऐसे है, तो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं फॉर इंफीरियर गुड्स, ये इनकम, फिर डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स, ठीक है। अब इसका मेरे को डायग्राम बताइए आप लोग, क्या होगा, कैसे हम बनाएं? आइए आके बनाइए, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए। कौन बनाना चाहेगा, कौन बनाना चाहेगा? आइए, छूट है, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आना चाहे आके बना सकते हैं। क्या, कोई नहीं, चलिए ठीक है, कोई नहीं, सारा मेहनत मेरे से ही करवाइए। आइए, चलिए, ये देखिए, अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपका डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स भी बढ़ेगा, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे यहाँ पे ये वाला पॉइंट को, ये पॉइंट आपका स्टैग्नेंट हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, बहुत ही फिर ये गिरने लगेगा, क्योंकि अब आप जो आप टोन्ड मिल्क जो कंज्यूम कर रहे थे, वो टोन्ड मिल्क को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा किसमें, क्रीम मिल्क। वेरी गुड। तो दिस इज मेरा इंफीरियर गुड्स का डायग्राम, ठीक है। ये शायद बुक में नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका इंफीरियर गुड्स का डायग्राम। अब तीसरा है, तीसरा वाला बहुत ईजी है कि नहीं? तीसरा वाला तो ये लोग आग बंद करके बना देंगे, है कि नहीं? आग बंद करके बना देंगे, बहुत बढ़िया। यह है आपका इनएक्सपेंसिव आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज़, इनएक्सपेंसिव आइटम्स ऑफ नेसेसिटीज़, इसको हम एसेंशियल प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स। तो जो मेरा एसेंशियल प्रोडक्ट्स ये आया, यहाँ पे एक डायग्राम ये देख लीजिए, ये हो गया इनकम, ये हो गया डिमांड फॉर एसेंशियल प्रोडक्ट्स। अगर इसका डायग्राम बनाया ऐसे, तो इसका भी सेम यहाँ से शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा। अब फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये रुक जाएगा, स्टैग्नेट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विच इज़ पैरेलल टू, वेरी गुड। क्यों एक जन क्यों बोल रहे हैं भैया, सब बोलिए, भूल गए आप लोग? बोले नहीं सर, पढ़े नहीं हम लोग, टेस्ट अभी सर सैटरडे को लेने वाले, इसीलिए अभी क्यों पढ़ेंगे हम, सैटरडे को एक दिन पहले पढ़ के आएंगे, थर्सडे को। चलिए, कोई नहीं, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ये देखिए, ठीक है। तो ये इवन इफ आपका इनकम बढ़ते जाएगा, ठीक है, लेकिन जो डिमांड फॉर एसेंशियल प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इधर, क्योंकि बाकी सारा पॉइंट्स वैसा कुछ वो नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चलिए ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ बायर्स, अब मान के चलिए कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इवन सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये पता है? हाँ, तो आप लोग का डिमांड सबसे ज़्यादा कब होगा? क्या बोले तो दीजिए, सोच रहे हैं। लाइट्स का,
क्या दीपावली, दिवाली में, ठीक है, दिवाली में लाइट्स का डिमांड ज़्यादा होगा। तो और अगर हम ये बोले दिवाली का, ये लाइट्स का डिमांड क्या होली में होगा? क्या मार्च के मंथ में होगा? सॉरी, मार्च के मंथ में होगा क्या? कम होगा। तो डिमांड कम होगा ऑफ सीजन में, लेकिन जब उसका सीजन है तो उसका डिमांड क्या होगा? हाई होगा। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लेकिन अगर हम आपका बोले कि अदर फैक्टर्स क्या है आपके, अदर फैक्टर्स क्या होंगे? सॉरी, अदर फैक्टर्स क्या होगा? मतलब भोली भाली जनता, मतलब पूरा एकदम बह गए आप लोग, मतलब भूल ही गए सब कुछ। सेम होगा अदर फैक्टर्स, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर या हाउस होल्ड, सब सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा? अदर फैक्टर, जैसे कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ही आपका डिमांड इफेक्ट करवा रहा है, ठीक है। इसी के बेसिस में अगर मेरा कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जैसे मेरा अगर दिवाली का टाइम है तो उसमें हमको लाइट्स का, मेरा मतलब प्रेफरेंस है कि हम अपना घर में दिया जलाए, लाइट लगाए, तो उस टाइम पे आपका डिमांड क्या होगा? हाई होगा। लेकिन अगर हम होली का बात कर रहे हैं तो होली में भी क्या बोलते हैं, उसमें आपका लाइट्स का सीजन है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे डिमांड कम होगा, ठीक है। अब एक और पॉइंट, जो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, इसको अगर आपको याद होगा एग्जाम्पल दिए थे हम, याद है? छोड़ी, एग्जाम्पल याद नहीं होगा, बोलेंगे तो शायद। हाँ, बहुत ही बढ़िया, चलिए याद है प्लीज़। तो मतलब कंज्यूमर अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि किसी भी गुड्स का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, हो जाएगा, मतलब ये सिर्फ क्या है? एक्सपेक्टेशंस है, ये बढ़ा नहीं है एक्चुअली बेसिस में, सिर्फ ये कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है गुड्स का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगा, सिर्फ एक्सपेक्टेड है। तो इससे क्या होगा? डिमांड क्या होगा आपका? बहुत बढ़िया, डिमांड बढ़ जाएगा आपका। इससे क्या हो रहा है? इससे कोई प्राइस इफेक्ट हो रहा है क्या? जैसे अगर थोड़ा बहुत, अगर आपको याद होगा, हमको पता है बहुत छोटे होंगे आप लोग उस टाइम पे, लेकिन इतने भी छोटे नहीं थे, न्यूज़ वगैरह काफ़ी चला था, प्याज का दाम 250 रुपये हो गया था, 250 रुपीज़ पर केजी ऑनियन, ठीक है। तो कोलकाता के लोग बोलते थे कि हाँ, कि हम प्याज में चिकन मिलाए या चिकन में प्याज मिलाए, ये नहीं पता, ठीक है। तो ये वाला चीज़ है। तो इसीलिए सपोज अगर आप अज्यूम कीजिए कि अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर मेरा ऑनियन का प्राइस, जैसे अभी टमाटर का प्राइस 100 रुपया है, ठीक है, अभी करंट में, अगर हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं ये 150 चला जाएगा फिर से, तो हम क्या करेंगे? आज के आज हम 100 रुपये में ख़रीद के रख लेंगे अपने पास, 2 केजी 3 केजी जितना मेरे पास स्टॉक है, जितना हम रख सकते हैं। लेकिन अगर वही राशन कंज्यूमर है, उसको लगता है न्यूज़ वगैरह देख के रिसेशन ख़त्म हो रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा लेवल पे होगा, तो ये प्राइस घट सकता है, प्राइस ये घट के 70 हो जाएगा या 80 हो जाएगा। तो इसका डिमांड क्या होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में? यहाँ पे तो डिमांड क्या हो रहा है? यहाँ पे डिमांड बढ़ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा है, प्राइस कम नहीं हुआ है अभी, वो सेम प्राइस पे खरीद रहा है, ठीक है। क्या हो गया? क्या सर? आपको पूछ रहे हैं बीच वाले सर, कुछ हुआ क्या? अच्छा, बेंच पीछे चल जा रहा है खुद से? चलिए, तो ये तो हो गया आपका ये पॉइंट। फिर है आपका ये सारा पॉइंट, ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, तो साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन भी मैटर करता है। अगर आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका जो डिमांड है क्या होगा? ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा। अगर पॉपुलेशन कम है डिमांड भी कम होगा। ये प्राइस नहीं है, पॉपुलेशन,
डिमांड भी कम होगा। तो बेस्ट अगर आप बोलिएगा सर पॉपुलेशन कहाँ पे कम है, नॉर्वे में चले जाइए, स्वीडन चले जाइए, फिनलैंड चले जाइए। ये सब का पॉपुलेशन मतलब है ना, इवन जो धनबाद का जितना पॉपुलेशन है उससे कम ही पॉपुलेशन ये सारे कंट्रीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पे डिमांड कम है, ठीक है। चलिए, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अगर कोई यंग ग्रुप है, चलिए जैसे बच्चा हो गया, मतलब चाइल्ड हो गया, चाइल्ड ले लेते हैं, तो वो मार्केट में क्या फेमस होगा? टॉयज़ फेमस होगा या कुछ मतलब होता है ना, कोई नॉर्मल गुड्स बोल दीजिए, कोई एपरल्स ऑफ बच्चा में आ जाएगा। मोबाइल, हाँ बहुत बढ़िया, मोबाइल। तो क्या ज़्यादा डिमांड होगा अगर वो चाइल्ड का मार्केट है? टॉयज़। तो इसका डिमांड क्या होगा? टॉयज़ का ज़्यादा होगा, जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपका बच्चा लोग का है, ठीक है। फिर है लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी हम लोग बोलते हैं, अगर मेरा नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अब ज़्यादा खर्च करेगा। लेकिन जिसका नेशनल इनकम कम है वो कर ही नहीं सकता, उस जिसका नेशनल इनकम है वो डिमांड कर ही नहीं सकता, ज़्यादा पैसे नहीं है उसके पास। पाकिस्तान बहुत बढ़िया, अभी रिसेंट में अभी बांग्लादेश भी आ जाएगा थोड़े टाइम में, जिस टाइप से जो पार्लियामेंट्री जो अटैक हुआ है वहाँ पे बांग्लादेश भी आ जाएगा, अभी देख लीजिएगा। तो फिर है आपका एक कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर कितना लोन अवेल कर पा रहा है और कितने रेट पे। अगर लोन का रेट कम है, जैसे अगर हम बताएं आपका लोन का इंटरेस्ट रेट कम है, तो क्या होगा? डिमांड क्या होगा? बहुत बड़ी डिमांड ज़्यादा होगा। और अगर हम बोले क्रेडिट जो लोन से, जो बैंक से मिल रहा है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा? इसमें इंटरेस्ट रेट कम है और क्रेडिट ज़्यादा मिल रहा है, मतलब क्रेडिट लोन, ये क्रेडिट मतलब लोन है, तो डिमांड क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, समझ में आया आपको? बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस, अगर जैसे हम बोले किसी भी इकॉनमी में अगर ज़्यादा टैक्सेस हो तो उसका डिमांड क्या होगा? बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली। एक और चीज़ है पब्लिक एक्सपेंडिचर। आप लोगों को नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं आप दोनों को, बाकी लोग को पता है, पढ़ाए हुए। डिमांड क्या होगा? जहाँ गलत बोले, अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगा? पक्का सोचिए, बताइए। पब्लिक क्या होगा? चलिए ठीक है, चलिए अब कंफ्यूज नहीं हो रहा है। देखे, वो एक क्लास इतना मेहनत करने का यही है, आया है। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर है ना, ये सोसाइटी के रेस्पेक्टिव से नहीं है, ये आपका गवर्नमेंट के रेस्पेक्टिव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो है सोसाइटी के रेस्पेक्टिव, वो सोसाइटी को क्या दे रहा है उसके रेस्पेक्टिव से, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग देखे थे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है बताइए आप लोग? डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी ए। डिमांड फंक्शन बिना देखे अगर बोलिएगा तो बहुत सही रहेगा। फॉर कमोडिटी ए, बताइए। अच्छा, हम आपका हेल्प करें, चलिए ठीक है। क्यू ए क्या होगा मेरा? बहुत ही बढ़िया, सब भूल जाइए आप लोग। क्वांटिटी डिमांडेड, हाँ, तो ये क्या है मेरा? ये तो मेरा, चलिए यही तो है मेरा क्वांटिटी डिमांडेड। मेरे को इसका इक्वल टू का आंसर बताइए। बताइए, जो नहीं पढ़े, जिनको नहीं पढ़ा है वो लोग आंसर बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। विच इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फिर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, फिर
एज ऑफ द पॉपुलेशन, नेशनल इनकम और भी सभी सारा जितना फैक्टर आता है सब एन। ठीक है, आप लोग को आया, इन लोग को तो आ गया, हमको देख के लग रहा है इन लोग को आ गया, आप लोग को ही नहीं आया बस, इसीलिए हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना आप लोग भी देखिए, नहीं तो इतना टाइम लगा के हम थोड़ी इतना करते हैं, हम इनको इन लोग को रिकॉर्डिंग दे देते हैं, हमको पता है नहीं समझ में आया आप लोग को, अभी भी हम 4 क्वेश्चन पूछ देंगे, उसमें से एक आध क्वेश्चन का ही आंसर कर पाइएगा आप लोग, ये गारंटी है मेरा। चलिए चलिए अब लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड का कोई अच्छे से बिना बुक का देखे मेरे को डेफिनेशन बताइए आप लोग, इधर इधर इधर, बुक में बिना देखे। क्या है टूटा फूटा? कोई बात नहीं, बोलिए, मेरे को सबको नज़र रखना पड़ता है। मतलब आँख दो ही है लेकिन सबको While देखना other पड़ता है। things remain constant, क्या? when the price of commodity changes and the quantity demanded of the commodity changes. फिर से बोलिए। While other things remain constant, the change in price of the commodity in relation to its quantity demand. The change in quantity demanded of the commodity in respect to its price. क्या होगा? वही होगा सर। चेंजेस। ठीक है, चलिए ठीक है, एटलीस्ट ये सही बोले। आप लोग नहीं भूल ही गए, बहुत ही सही, इतना अच्छा मतलब प्रदर्शन आप लोग का, सोचिए। चलिए इसको क्या बोलते हैं? Same constant सिटीरियस पैरिबस, एक ये वर्ड है सिटीरियस पैरिबस, हाँ, इसका मतलब है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, ये पूरा का वही एक ही वर्ड है। हाँ, द क्वांटिटी demanded of a commodity changes due to It's due to change in price. change in its prices, at a given period of time। ठीक है, ये तो है आपका लॉ ऑफ डिमांड। फिर आपका इसमें शेड्यूल देखे थे हम लोग, शेड्यूल याद है सभी को? चलिए, एक है मेरा डिमांड शेड्यूल, ठीक है, एक डिमांड कर्व, आपके जैसा बनाना है, लास्ट बैच वाला जैसा बना रहे, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं बनाए थे, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा देते हैं वैसे। तो ये क्या इसका क्या पार्ट्स में ब्रेकअप होगा? बहुत ही बढ़िया, और इंडिविजुअल पढ़ के आए आप लोग? बहुत ही बढ़िया, पढ़े ही नहीं है मतलब, वो 4 पेज का एक्सप्लेनेशन आप लोग को हम बस 10 मिनट में बता दिए, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है आप लोग को। अगर बुक से एक लाइन का क्वेश्चन आ गया ना, बस हो गया सर, पढ़ा ही नहीं थे आप लोग। एक ये लाइन आप पता नहीं आप लोग के बैच में हम कितना बताया है, लेकिन हम लास्ट बैच में पूरा बोलते थे इसको, पता नहीं ये वाला मेरे को क्या हो गया, अभी हम बोलते नहीं है, लेकिन हम फिर बोलेंगे। ठीक है, इसमें हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये लास्ट बैच में मेरा हर क्लास में बोलते थे, साक्षी जी को अच्छे से पता है, ठीक है, लेकिन ये वाला बैच में एक बार भी शायद नहीं बोला है, तो इसीलिए हम इसीलिए तो बोल रहे हैं अभी। तो हम जितना पढ़ा रहे हैं उसमें लिमिट मत रही है, पता चला कुछ और क्वेश्चन पूछ दिया आप लोग मेरे ऊपर आ जाइएगा, सर ये तो है ही नहीं। तो बुक पढ़िए, बुक में जो डाउट है वो डाउट क्या बोलते हैं नोट कीजिए। इन लोगों को ये भी बोला गया है, आप लोग दोनों को बता दे रहे हैं कि आप लोग क्लास में जो आप पढ़ते हैं वो पढ़िए, और फिर कॉपी में बैक पेज पे एक डाउट कॉलम बना लीजिए, पीछे साइड जो आप लोग लिख रहे हैं उसके पीछे साइड
एक डाउट पेज होगा उसमें, उसमें जितना डाउट है आपको सारा लिख लीजिए और वो टॉपिक कंप्लीशन के बाद हमको एंड में पूछिए, ठीक है। ये दोनों सबको पता है, आप लोग दोनों नहीं आए इसलिए हम आपको अभी बता दिए ये वाला। चलिए चलिए और बताइए मेरे को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, नहीं तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? representation of change in एक सेकंड एक सेकंड, कोई एक जन बोलिए, एक जन थोड़ा जोड़, एक जन बोलिए अच्छे से। कौन बोलेगा? एक जन। साथ में हमको नहीं सुनना है, मतलब साथ में करके ऐसे मतलब होता है ना, हर्ड का पूरा फॉलो होता है। एक जन कोई बोलिए। इंडिविजुअल में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड होता है। Table representation of changing price of a commodity due to changing demand at a particular time. चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर अब और इंडिविजुअल का क्या होगा फिर? तीनों का लिखाए थे हम आपको, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अच्छा ये भी देखना है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। हाँ एक ट्रिक बताएं आप लोग को, ट्रिक हम लास्ट क्लास पता नहीं बताया कि नहीं बताया। अगर जहाँ पे शेड्यूल आ जाता है वो टैबुलर होगा, ठीक है। जहाँ पे ये कर्व आ जाता है वहाँ पे ग्राफिकल होगा। इवन इफ वो मार्केट हो या इंडिविजुअल, वो ग्राफिकल होगा, ठीक है। और दूसरा बात, अगर हम इंडिविजुअल बोल रहे हैं, जो वो बोले वो पूरा लाइन है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ऐड होगा, मतलब 3 वर्ड ऐड होगा, बाय अ इंडिविजुअल, बाय एन इंडिविजुअल और अ हाउस होल्ड और अ पर्सन, ठीक है। सिर्फ ये 3 वर्ड ऐड होगा उसमें। और मार्केट में क्या होगा? बाय ऑल द इंडिविजुअल्स, बाय ऑल द बायर्स, ऑल वर्ड पूरा एकदम इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, ऑल, ठीक है। चलिए तो इसका क्या है ना, इसका एक बार आप लोग थोड़ा पढ़ के देखिएगा, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम फिर से समझाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग लास्ट पार्ट पढ़े थे, इसको फिर से एक बार करवा दे रहे हैं, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पे ये है कि डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले ऐसा क्या क्या सिचुएशन है जिसमें डिमांड ऑफ शेड्यूल डाउनवर्ड्स नहीं होता है, बताइए। एक सेकेंड, मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए। In which all situations demand is not the downward sloping, demand is not downward sloping curve, हाँ demand is not downward sloping, simple। बताइए ऑप्शन है सर, एमसीक्यू है तुमको ऑप्शन से चाहिए, हाँ चलिए ठीक है, तो ऑप्शंस लीजिए। ठीक है एक सेकेंड, हम पॉइंट्स दे रहे हैं, पॉइंट्स दे रहे हैं। अभी तो ये तो हम सिंपल है, अभी ऑप्शंस कहाँ दिए आप लोग को, ऑप्शंस तो देखिए, ये देखिए ऑप्शंस। अब मेरा क्वेश्चन अलग ही रहता है, थोड़ा ट्रिकी रहता है। वो समझ 1 and 2 हाँ बस बस वैसा ही ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन ए।
ठीक है, इसको हम आपको बता देते हैं, दिस इज एन एक्सेप्शन टू डिमांड, टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अब एक्सेप्शन हम बता रहे क्या है, तो फिर आप सोचिए, दिस इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। सर ऑप्शन सी होगा 2 3 5 6 सोच लीजिए, पता नहीं तो ये 6 सारा ऑप्शन में तो सी होगा 2 3 5 6। इसीलिए तुम दे दिए हम, ताकि हम 6, हमको पता है आप लोग को अभी पढ़ाई नहीं है, इसीलिए हम सारा ऑप्शन में 6 दे दिए। चलिए 2 लोग बोल रहे हैं सी होगा, तो चलिए मार्क करते हैं यहाँ पे, 2 लोग हैं सी, अभी सी। चलिए बताइए क्या बोलिए। आंसर सही है, सी होगा। सी होगा, सही है, सी होगा। मेरे क्लास के सारे